आप सभी लोगों को जय हिंद। आज से हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे पेपर में आता है, रैंडमली क्वेश्चन लेके नहीं सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग प्रॉपर्ली। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट इधर उधर के क्वेश्चन लाके पीवाईक्यू करके सॉल्व करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो फ्लो बनेगा ही नहीं यार भाई। जब तक हम लोग बैठ के प्रॉपर्ली, जैसे एग्जाम हॉल में 50 क्वेश्चन आते हैं, 5 डीआई, 5 मैथ, सारे क्वेश्चन आते हैं, उसको बैठ के जब तक नहीं सॉल्व करेंगे ना, वो मजा, वो फील, वो एग्जाम प्रेशर वाला मजा नहीं आएगा। और उसके बिना हम लोग चाहे जितना रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, कोई फायदा नहीं होगा। मुझे तो नहीं लग हुआ था फायदा, और मुझे नहीं लगता है कोई फायदा उससे होने वाला है। तो अभी हम लोग का क्या करने जा रहे हैं, अभी देखना, ये जो पेपर है ना, वो 31 दिसंबर जो लास्ट पेपर हुआ था वहां से हम लोग चालू करेंगे। 31 दिसंबर 2025 में फर्स्ट सेट का जो पेपर है वो मैं आज डिस्कस करेंगे हम लोग, मतलब कि हम लोग आज ये पेपर डिस्कस करेंगे और फिर टारगेट करेंगे अगर इस वीडियो पे 10 लाइक, ठीक है, और कुछ सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो इसका ये चालू करेंगे, ये चालू करेंगे, और ऐसे करके हम लोग प्रॉपर्ली जैसे एग्जाम हॉल में सॉल्व करते हैं ना भाई, वैसे 11 पेपर सॉल्व करेंगे हम लोग। अगर बैठ के देखोगे तो ये 11 पेपर हो जाएंगे, ठीक है। 11 पेपर 2025 में हुआ था, पेपर फर्स्ट का पता भी नहीं होगा हम लोगों को कि पेपर 2025 के दिसंबर का जो शिफ्ट था उसमें 11 पेपर फर्स्ट के पीवाईक्यू से। पहले तो इसी को सॉल्व कर लेना, देखते हैं कि यूजीसी नेट किस ट्रेंड पे क्वेश्चन पूछ रहा है और कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। वैसे पूछता है तो वही पहले कर लेते हैं। तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे पता ही होगा डीआई के 5 क्वेश्चन आते हैं, तो लेट्स सी। अभी आप लोग करोगे क्या? ठीक है, अभी करोगे क्या? ये पहला क्वेश्चन है। तो अभी इस वीडियो को पॉज करो और उठाओ कलम किताब और लग जाओ सब लोग सॉल्व करने में इस क्वेश्चन को, क्योंकि जब तक सॉल्व नहीं करोगे ना, फायदा नहीं होगा। कहानी सुनने और गाथा सुनने में कोई फायदा नहीं है। तो इसको बैठो, सॉल्व करो, फिर मैं समझाता हूँ। तो ठीक है, अब मैं अभी मान के चल रहा हूँ, आप लोग पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ऐसे ही हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो एक कलम किताब लेके बैठ जाओ, ठीक है, सॉल्व करते रहो साथ में। लास्ट में देखना कि तुम्हारे कितने सही हो रहे हैं, कितने नहीं सही हो रहे हैं। चलो अभी ये देख लो क्या दिया गया है। एक टेबल दिया है हम लोगों को, और इसमें बोला गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफ ए कॉलेज आर प्रोवाइडेड ईयर वाइज। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें बस ये बोला गया है कि बीए में कितने बच्चे का एडमिशन हुआ है, ईयर वाइज दिया गया है कि चलो बीए में 2021 में इतने बच्चे एडमिशन हुआ, 2022 में इतने बच्चों का हुआ, 2023 में इतने बच्चों का हुआ। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया हम लोगों से, इन विच ईयर, ठीक है, ये एक ध्यान रख लो कि किस साल में पूछा गया है। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव डबल्ड, किस साल में, किस इस जितने भी यहाँ पे एडमिशन हुए, किस कौन सा ऐसा साल था जहाँ पे एडमिशन डबल हो गया है, विद रेफरेंस टू द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के रेफरेंस में, प्रीवियस ईयर का मतलब जैसे ये 50 है और ये 45, तो इसका ये रेफरेंस ईयर हुआ ना पीछे का। अभी कुछ नहीं करना, बस अभी इसको एनालिसिस करो। एनालिसिस कैसे करोगे? डबल मतलब क्या होगा? क्या डबल का मतलब भाई यही तो होगा ना कि मान लो कि बीए में 10 बच्चों का एडमिशन हुआ 2021 में, राइट, और 2022 में क्या होता है, 2022 में 20 बच्चों का एडमिशन हो गया, तो डबल हो गया ना, ये संख्या डबल हो गया। बस यही खोजना है हम लोगों को। तो अभी जल्दी से कोई कैलकुलेट पूरा करने की जरूरत भी नहीं है कि अब 75 70 हो जा रहा है, डबल हो रहा है, नहीं हो रहा है। 73 70 हो जा रहा है, डबल हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है भाई। डबल 2 करो, 140 के आसपास जाएगा वो। 146 नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ हो सकता है क्योंकि ये बड़ी संख्याएं हैं। देखते हैं 150 का डबल कितना होगा भाई, 150 का डबल होगा 350। तो भाई ये तो नहीं होगा। अब 225 का, हाँ मिल गया, 225 इंटू 2 कर दोगे कितना आएगा, 450 हो गया ना। बस आंसर मिल गया। 2022 2000 कितना आएगा, ये किस रेफरेंस ईयर में, तो 2023 से बन गया इसका आंसर। हो गया सब सही है। मजा आया, कितना इजी डीआई था, देखे। चलो अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं डीआई। इसको सॉल्व करो। यहाँ पे पहले इसको देख लो, इसको चाहे कॉपी में बना लो। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखना क्योंकि पॉसिबल है। चलो ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी जिनको, तो ऐसा करना ये यार, किसी कहीं कॉपी पे तुम लोग बना लेना है, क्योंकि हो सकता है ना फिर वीडियो एक बार ऐसे मैंने डाला था तो उसको दिखता नहीं है सब बच्चों को। तो अभी वो तुम बना लो कहीं कॉपी पे। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, पूछा क्या गया है इसमें। बहुत ही इजी है, बहुत इजी है, बस एक बार ध्यान से इसको देखना। चलो मैं मान रहा हूँ आप लोग इसको सॉल्व कर लिया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्या बोला है, इन हाउ मेनी ईयर डज द 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट इन ईयर इज लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन बीए प्रोग्राम दैट ईयर। बहुत इजी है। अगर आप लोग पीवाईक्यू डीआई सॉल्व करते रहोगे ना तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी टोटल का हम लोग पहले टोटल निकालेंगे, ऐसे 2021 में कितने बच्चों का एडमिशन हुआ टोटल निकालेंगे। तो जितने भी टोटल आएंगे उसको 2 से डिवाइड कर देना। सिंपली 2 से डिवाइड करने के बाद चेक करना कि क्या लेस देन है, जो डिवाइड करने के बाद क्या ये लेस देन है जो जितने बच्चों का एडमिशन बीए में हुआ है। बस यही पूछा है, जितने में हुआ है उतना हमको बताना है। तो चलो एक बार इसको सॉल्व करके बता देता हूँ आप लोगों को। अभी ऊपर आ जाओ यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको प्लस करके पहले से रख रखा था क्योंकि मुझे पता है ये काम आएगा। ठीक है, तो अभी देखना, अभी मैं एक ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ मान लो बीए में कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है 150। ठीक है भाई, टोटल जब हम इसका टोटल, ये 345 कैसे आया, ये 150, ये प्लस किया मैंने, ये प्लस किया, ये प्लस किया, ये प्लस किया, तो 345 आ गया। अभी टोटल का 50% पूछा था ना, देखो तो 50% टोटल का पूछा है ना ये देखो 50% टोटल नंबर ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट इन ए ईयर। तो 50% 345 का 50% कितना आएगा, 50, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 50% ही तो बनेगा ना उसका। तो ये नियर अबाउट 172.5 आएगा, राइट।
अब इज लेस देन, जो ये संख्या आई है वो लेस देन होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन ए बीए ऑफ दैट ईयर। तो उसी साल में, इसी साल के ठीक है भाई, सॉरी यार, इसी साल के पूछ रहा है, इसी साल के जो हमने इसको डिवाइड किया 345 का, 345 को आया था कितना 172.5। तो वो ये जो संख्या ये लेस देन होना चाहिए 150 से, तो क्या ये लेस देन है 150 से? नहीं है, तो इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे भाई, ये ज़्यादा है, मोर देन, वो ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, वो कम होना चाहिए, ये संख्या कम होनी चाहिए, लेकिन ये 150 से ज़्यादा है ये संख्या, मोर देन दैट। तो अब ऐसे ऐसे ही सारे जब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे ना, ऐसे सेम इसको 442 है, 442 एक और मैं कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसको 2 से आप लोग डिवाइड कर दोगे तो ये नियर अबाउट कितना हो जाएगा, 221, हाँ 221 हो गया। अब देखो ध्यान से, इसी साल बीए में कितने बच्चों का एडमिशन हुआ था? 225। क्या ये लेस देन है 50%? बिल्कुल है, तो इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यही तो पूछा है ना। जब 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट, हाँ तो बिल्कुल सही है। 50% जब मैंने इसका निकाला, 50% 221 आया, और ये बिल्कुल लेस देन है उस साल के तो बीए में जो बच्चे एडमिशन लिए थे। तो ये तो हम कैलकुलेट करें, एक साल हमको मिल गया, एक साल। और जब ऐसे ही आप लोग कैलकुलेट करोगे ना, एक दूसरा इसमें भी ऐसे ही होगा, जब ऐसे करोगे वो सेम टू सेम आएगा। आप लोग इसको कर सकते हो, मैंने तरीका आपको बता दिया है। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर हो जाएगा 4th, राइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गया है। दिक्कत क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं है, तो अभी इसको स्किप कर दो। 4th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। अभी ये 4th क्वेश्चन देखो, इन विच ईयर द रेशियो ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट टू प्रीवियस ईयर एडमिटेड स्टूडेंट इज द हाईएस्ट। ऐसे क्वेश्चन अगर इन फ्यूचर भी आते हैं तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। एक तो ये रेशियो निकालने के लिए बोला गया है, एडमिटेड स्टूडेंट टू प्रीवियस ईयर एडमिटेड स्टूडेंट इज द हाईएस्ट। तो अभी हम लोगों ने टोटल निकाल रखा है, ठीक है। बस करो क्या, इसको सब्सट्रैक्ट कर लो, कुछ नहीं करना है। रेशियो का तो ये फंडा जानते हो ना, जितना बड़ा डिफरेंस रहेगा उसका हाईएस्ट रेशियो उसमें निकल के चला आएगा, वही सबसे बड़ा जंप हो जाएगा, उसका सबसे बड़ा डिफरेंस हो जाएगा उसमें। तो अगर हम लोग 345 और इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 97। इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं 266, देख लो 2023 में सबसे बड़ा शिफ्ट मिल चुका है एडमिटेड स्टूडेंट का, सबसे बड़ा शिफ्ट इसी में, क्योंकि फिर यहाँ पे तुमको कितने मिलेंगे, 45 यहाँ पे मिलेंगे, और यहाँ पे नियर अबाउट 69। तो सबसे बड़ा शिफ्ट यहाँ पे है डिफरेंस निकालने के बाद, तो हमारा आंसर 2023 बनेगा। यही आंसर होगा, जाके मैच करना वही आंसर। इन विच ईयर द रेशियो ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट टू इट्स प्रीवियस ईयर एडमिटेड स्टूडेंट इज द हाईएस्ट। तो भाई 2023 है, क्योंकि 266 स्टूडेंट बढ़ गए थे 2022 से लेके 2023 के बीच में, तो इसीलिए हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। हाँ, तो डीआई का लास्ट क्वेश्चन देख लो, इनसे पूछा क्या गया है, इन विच ईयर द रेशियो ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट इन बीए प्रोग्राम टू दोस इन ऑल द प्रोग्राम इज द लोवेस्ट। मतलब 2021 अगर दिया गया है तो इसमें जो बीए के प्रोग्राम है उसका देख लो, और बाकी जो 4 सब्जेक्ट में जैसे बीकॉम, बीएससी और एमएससी ऐसे में हुए हैं जितने भी एडमिशन, इनको प्रेस करके बस रेशियो निकाल लो उसका, बस उसका और कुछ नहीं करना है। इसका और इसके चारों को ऐड करके रेशियो निकालोगे, उसमें सबसे लोवेस्ट आ जाएगा 2021 का, ऊपर से मैच कर लेना, और बस बहुत ही सिंपल है इसमें। क्योंकि फिर यहाँ पे भी देखो ना, अगर 442 टोटल बच्चों का एडमिशन हुआ है, उसमें 225, तो आधा तो 50% यही ले रहा है बीए। तो ऐसे तो ये तो सारे इंक्रीज होते ही चले गए। तो सबसे लोवेस्ट अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे लोवेस्ट 150, 345 में, तो 2021 ही है इसका आंसर। ओके, तो अभी चलते हैं हम लोग आगे, ये देखते हैं शायद टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन अब चालू होंगे। ओके, तो चलो लग जाओ, अभी पॉज करो और इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। ये 6th क्वेश्चन यहाँ पे लिखा नहीं है, 6th क्वेश्चन, पॉज करो, इसको सॉल्व करने का ट्राई करो आप लोग। चलो, मैं मान रहा हूँ आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। द कैपेसिटी टू थिंक अबाउट और ऑन थिंकिंग मेटाकॉग्निशन, मैंने इसको पढ़ा रखा है और आपको बताया भी था कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मतलब ये मेटाकॉग्निशन है, दिमाग के बारे में बोल रहा है भाई, आपका दिमाग के कितनी कैपेसिटी है, थिंकिंग कैपेबिलिटी, मतलब कॉग्निशन वर्ड है तो समझ लो माइंड से रिलेटेड कुछ है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखते हैं भाई। टीचिंग कैपेसिटी टू थिंक अबाउट और ऑन थिंकिंग इन मेटाकॉग्निशन, बिल्कुल हो सकता है भाई, इसमें क्या बड़ी बात है। मेटाकॉग्निशन इज इंस्ट्रूमेंटल इन कंट्रोलिंग और ऑन कॉग्निटिव एंड मोटिवेशनल प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। टीचिंग पीपल हाउ टू लर्न स्टेम फ्रॉम द आइडिया ऑफ फॉस्टरिंग ए सेंस ऑफ एजेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द राइटर, सही है। और इट डज नॉट, देखो यहाँ पे थोड़ा अलार्म हो जाना, ठीक है। जैसे मान लो जैसे थोड़ा निगेटिव वर्ड का यूज हुआ है, डज नॉट हेल्प, तो मेटाकॉग्निशन एनी हाउ डज नॉट हेल्प इन टीचिंग पीपल हाउ टू लर्न, ये थोड़ा एक्सट्रीम बात कर रहे हैं ना, देखो ध्यान से। तो क्या ये हो डज नॉट हेल्प इन टीचिंग पीपल हाउ टू लर्न, तो अभी तुम इसको सस्पेंस में रख दो यार, ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, मुझे तो गलत ही लग रहा है क्योंकि डज नॉट हेल्प नेगेटिव फेज यूज हो रहा है इसमें, लेकिन चलो ठीक है, फिर भी इसको इग्नोर करो। तो मेटाकॉग्निशन, नॉलेज एंड सेल्फ रेगुलेशन आर रिलेटेड कंपोनेंट, बिल्कुल हो सकता है भाई, दिमाग की बात ही हो रही है सेल्फ रेगुलेशन में भी। तो अब जो देखते हैं कहीं पे ये ऑप्शन मिल रहा है हम लोगों को, ए बी सी और ई,
ए बी, हाँ बिल्कुल ये है। और वैसे भी अगर हम लोग देखते नहीं पता होता, डी ही देखते कि मेटा कॉग्निशन एनी हाउ डज नॉट हेल्प इन टीचिंग पीपल हाउ टू लर्न, डज नॉट हेल्प इन टीचिंग, सिखाता ही नहीं है एनी हाउ, वो भी एनी हाउ बोल रहे हैं, मतलब किसी भी तरीके से नहीं। इतना एक्सट्रीम वर्ड, इतने एक्सट्रीम वर्ड को तुरंत लात मार के फेंक दो, जैसे इसको एलिमिनेट करोगे आंसर आ जाएगा, और ये आ गया आंसर। सेवंथ क्वेश्चन, अरे यार रुक जा भाई, सेवंथ क्वेश्चन देख लो, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, मैंने बोला भी था क्वेश्चन वाइज से बनता है, और ये तो इतना गजब क्वेश्चन बोला है ना कि इसको हमको याद करना पड़ेगा हम लोगों को इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो ये सेवंथ क्वेश्चन है, अभी आप लोग इसको ध्यान से देखो। मैंने बताया था साइकोमोटर, किसी भी स्किल, नई स्किल सीखने में क्या करना पड़ता है, कुछ याद आ रहा है, कुछ रिकॉल कर पा रहे हो? पहले एक परसेप्शन बनाएंगे ना कि मुझे ये सीखना है, ये कुछ करना है, तो अगर ये पता है, और कॉम्प्लेक्स ओवर एट रिस्पॉन्स, किसी स्किल को सीखना है, तो क्या तुम सबसे पहले कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स दे दोगे इतना जल्दी? ई तो नहीं होगा फर्स्ट में, तो चलो ई है भी नहीं, ई लास्ट में ही मान के चलो। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अगर होता तो मैं लास्ट में इसको रखता, परसेप्शन को ए फर्स्ट रखता, तो एक ये एलिमिनेट हुआ, और हम लोग का आंसर बनता है ए बी सी डी ई, सही सीक्वेंस में ये दिया गया है। इसको नोट कर लो, इसको पॉइंट बना लो, ये फिर भी आगे भी आ सकता है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन, यस, यहाँ पे है हमारा आठवां क्वेश्चन, सॉल्व करने को ट्राई करो आप लोग। चलो, मैं मानो आप लोग सॉल्व कर चुके हो। रिलायबिलिटी, ठीक है, रिलायबिलिटी को क्या लगता है, अभी इसको समझने से पहले ये समझो, ये टेस्टिंग प्रोसेस होता है, तो किसी चीज को रिलायबल तुम कब मानोगे, जब उसमें कम गलतियां हो। अगर गलती भी हो रही है तो रिपीटेड कांस्टेंट गलती ना हो, पता चल रहा है वही सेम गलती आप रिपीट करते जा रहे हो, कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल एरर हो जाए तो चलता है, कभी कुछ गलत हो गया, कभी कुछ गलत हो गया, कभी कुछ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें गलती हो भी रही है तो हो रही है। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा, तो रिलायबिलिटी का हो जाएगा हमारा थर्ड। मिनिमाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स एरर्स जो ये होते हैं, इसी को मिनिमाइज करना रिलायबिलिटी बोला जाता है, तभी तो विश्वसनीयता उस पर बढ़ेगी ना भाई। अब चलो ए का 3 अभी सॉल्व कर लिया, अभी पूरा दिमाग मत लगाओ, अभी देखो क्या कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, कि अगर पूरा दिखाओ देखोगे ना तो एग्जाम में बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है, और 60 मिनट में टाइम मैनेजमेंट कर नहीं पाओगे। अगर उसको सॉर्ट करना है तो यही करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी दिया है, मैं जानता हूँ यही प्रॉब्लम फेस होगा भाई। अगर आप सुपर मतलब कुछ पावर है तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन ऐसे एलिमिनेट कर लो। अगर रिलायबिलिटी का ये लग रहा है कि हाँ चलो मुझे ये पता है, या कुछ भी तुमको पता है कि नॉर्म्स तो चलो नॉर्म्स को भी छोड़ो भाई, अगर ये तुमको हिंदी में देख लो, अगर वहां पे भी नहीं समझ में, हिंदी में देख लो, वस्तुनिष्ठा और व्यक्तिगत त्रुटि का न्यूनतमीकरण, सॉरी मैं हिंदी मीडियम से हूँ नहीं यार, तो अगर भाई गलती हो रही है तो सॉरी, ये लिंक कर लोगे यार कोई भी, कि वस्तुनिष्ठा किसको बोलते हैं, व्यक्तिगत त्रुटि की न्यूनतमीकरण, इंग्लिश में ही हो गया। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, मिनिमाइजेशन ऑफ पर्सनल एरर, सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी समझे होंगे ना। तो सी का अगर फर्स्ट हम लोग देखते हैं, तो दो तो ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे ना, और रिलायबिलिटी का थर्ड अगर पता है तो थर्ड है किसमें, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही एग्जाम हॉल में सोचना है, और ऐसे ही टाइम बच के हम लोग काम कर सकते हैं। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन सॉल्व करो सब लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियरियल एबिलिटी इज एसोसिएटेड विद अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्नर, ये मैंने आप लोग को समझाया था, और इसमें एक फ्लो चार्ट है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जो जिन्होंने वो पढ़ा होगा अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्नर तो तुरंत कर लेंगे, और ये कैरेक्टराइजेशन उसका आंसर है सही। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन देखो और सॉल्व करने की कोशिश करो, ये भी मैंने बताया था बहुत इजी, ये तो ये दिसंबर शिफ्ट में हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट क्वेश्चन आ गया। हम लोग अभी और भी शिफ्ट को इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखोगे क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग हमेशा आया, तो इसको एक ये भी हम लोग को मिल रहा है कि नेक्स्ट जो भी जून का शिफ्ट अभी भी जो पेपर होने वाला है, तो हमको ये क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग का पता होना चाहिए, मुझे नॉलेज होना चाहिए भाई। तो अभी तुम देख लो इसमें से क्या होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, अभी ऐसे दो चीज बोल दिया ना, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब ये दोनों साथ में सही नहीं हो जा सकते हैं, ये दोनों, मतलब मैं एक है तो इसमें से एक ही जाएगा, दो तो नहीं हो सकते, मतलब अच्छा ऑप्शन नहीं दिया, अच्छा सॉरी यार, ये जब दो होता है ना तो एलिमिनेट करने में ऐसे मतलब हो सकता है। तो अभी इसमें क्या है, इट इज यूजफुल इन टेस्टिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल इन ए ग्रुप, तो ये है इसका करेक्ट आंसर। प्रोबेबिलिटी, अभी नोट्स बना लो क्वांटिटेटिव रिसर्च का, कितने कितने टूल्स हैं उस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर क्वांटिटेटिव रिसर्च, बिल्कुल सही है, क्वांटिटेटिव है। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बायस इन द सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स, हाँ सही है। तो क्या ये इसको रीजन जो है वो असर्शन को सॉरी उसको सही बोल रहा है, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, असर्शन रीजन करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, जी हाँ, तो ये होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, और उस ट्रिक पे बाद इसको अरेंज करना। अभी पी वैल्यू पे भी कोई भी इन फ्यूचर भी क्वेश्चन आएगा ना, पी वैल्यू पे ये याद रखना, जैसे जितनी हाईएस्ट वैल्यू, जैसे 0.5 ये हाईएस्ट है नंबर, मतलब अगर 0.001 के कंपैरिजन में हम लोग रखेंगे, अभी आंसर ऑप्शन ही ले लेते हैं, जो ऑप्शन में 0.0 कितना है 0.5, ये लो है थोड़ा सा, ये नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, जो नंबर हाइयर होगा उसकी वैल्यू हमेशा
लोअर होगी, और जो नंबर जितना लो होगा, तो अगर 0.0001 जितना लो होगा भाई, वो उसकी पावर उतनी ही हाई होगी। अब चलो देखते हैं क्या बोला है। जो ये बोला हूँ दिमाग में रखना, अरेंज द पीपल फ्रॉम द लोअर लेवल टू द हायर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अच्छा, लोअर लेवल, तो अभी मैंने क्या बोला था, तो ये 0 हाईएस्ट वैल्यू, तो इसको पहले रख लो। अब क्या है, ये है, तो ये ई आया, ई के बाद सी आएगा। सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा ये नहीं दिख रहा है, तो लास्ट में हम लोग ए रख लेंगे। तो अब चलो, शुरुआत में ई होना चाहिए, लास्ट में ए होना चाहिए, एलिमिनेट कर लोगे। ई ई ई, इसको मारो, इसको मारो, ई ए, इसमें इस दोनों में हम लोग 50-50% पे आ गए हैं। तो अब हमको पता है कि ई सी के बाद है। चलो, अरे बाप रे बाप, इतना गजब वो दे दिया। चलो ठीक है, सी 0.5। अब 0 के बाद क्या आएगा, बी आएगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। कैसे आएगा, 0 पॉइंट, ये और लोवेस्ट है ना, और कम हुआ, और कम हुआ, तो जैसे ही वो और कम वैल्यू हुई इसकी 0.5 से, इसकी पी वैल्यू और ही हाई हो गई। तो ये शॉर्ट ट्रिक क्या रखना, ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली। ये देखो, ये चलो सॉल्व करो, 13 क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो आप लोग। ये भी बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, जिन्होंने पढ़ रखा होगा बहुत ईजी, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो पढ़ लेना। और इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, सिंपली कैसे निकाल सकते हो बताऊं, सिंपल, और कुछ सोचना ही नहीं है। प्रपोर्शन इजीली किससे निकलेगा, रेशियो से निकलेगा, तो सी का 4। चलो, ये एलिमिनेट हो गया, ये 2 फंस हो गए। इंटरवल, इंटरवल, ऑर्डिनल तो यूज ही सब लोग जानते होंगे, ऑर्डिनल यूज क्यों होता है, ये लोवेस्ट टू हाईएस्ट दिखाने के लिए। ए, बी का फर्स्ट, अगर यही पता हो तो पहले ही बार में आंसर निकल जाता, ऐसे ही हो सकता था। ठीक है, चलो 14th, अरे इस पे तो मैंने पहले से आंसर दे रखा है। क्वालिटेटिव रिसर्च कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज अ रिसर्च स्ट्रेटजी दैट entails a deductive approach to the relationship between theory and research। ठीक है, रुका रहो भाई। has a incorporated the practice and norm of the natural scientific model and चलो ठीक है, अभी इसको भी होल्ड कर रखो। embodies a view of social reality and constant shifting emergent property of individual creation। ठीक है, रुको भाई, अभी ये तुम भी रुको। embody a view of social reliability and external objectivity रिलायबिलिटी तो क्वांटिटेटिव में भी कुछ लग रहा है। अब ये इंडिविजुअल क्रिएशन की बात की जा रही है, जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट होता है, और इसे हम, यही हम लोग का आंसर है। ठीक है, 14 का थर्ड होगा। अभी 15 पे चलते हैं। अरे भाई, मैं आंसर रीज नहीं, क्योंकि मैं पहले से प्रिपेयर कर रहा था ना, कैसे आप लोगों को करवाना है, तो वहाँ तो मैंने मिस कर दिया इसको रीज करना। तो चलो, आप लोग देख लिए हो तो ठीक है। यही आंसर, सर्वे रिसर्च ऑन ए सैंपल दैट ए सिंगल पॉइंट टाइम पर्टेन टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिजाइन, दैट इज क्रॉस सेक्शनल मेथड है। इसको पढ़ लेना, ये इजी होता है। कितने भी रिसर्च सैम्पलिंग टेक्निक कितने कितने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से कर लेना आप लोग। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट, हाँ, ये 16th क्वेश्चन, ठीक है, इसको पढ़ो आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर ट्रू फॉर ए टिपिकल कम्युनिकेशन प्रोसेस। टिपिकल कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए कौन से एलिमेंट ठीक हैं, तो अभी इस सॉल्व करने से पहले देख लो, एक नेगेटिव वर्ड मिल रहा है, डज नॉट। इसका मतलब ये नहीं कि बी ऑप्शन गलत होगा, बट इसको संदेह की नज़र से हम लोग देख सकते हैं कि हो सकता है साला ये गलत हो जाए। कम्युनिकेशन मैसेज कैन बी जनरल सी बात है, हाँ हो सकता है भाई। इसको अच्छी निगाह से देखेंगे कि हाँ ये सही हो सकता है क्वेश्चन, कैन भी है, प्रोबेबिलिटी है। मैं ये नहीं बोल के चल रहा हूँ कि इसको सही मान लो, लेकिन अगर कुछ नहीं दिमाग एग्जाम हॉल में हिट कर रहा है, तो इसको तुम कंसिडर कर सकते हो कि हाँ चलो भाई, कैन भी है, मान सकता हूँ, पॉजिटिव बात की जा रही है, हो सकता है। ठीक है, कम्युनिकेशन मैसेज आर बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। बिल्कुल भाई, वर्बल और नॉन वर्बल हो ही सकता है, क्या कोई एलिमिनेट हो रहा है, बिल्कुल भी गया। द कम्युनिकेशन प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व म्यूचुअल इन्फ्लुएंस है, क्या कम्युनिकेशन प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व म्यूचुअल इन्फ्लुएंस। बिल्कुल गलत, ये मतलब पढ़ के भी हम लोग बोल सकते हैं भाई, बी गलत है। अगर बी गलत हमको पता चल गया, ये गया आंसर आया खट्टा से। चलो 17th क्वेश्चन देखो, इसको अरेंज करना है, ये तो इजी है। अगर आप लोग कम्युनिकेशन सीक्वेंशियल ऑर्डर जानते हो तो इसको सॉल्व कर लेते हो, अगर नहीं जानना है तो इसको पढ़ लेना, समझ लेना है। वैसे दरअसल इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर 4th है, ये है हमारा करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, नहीं याद इसका नोट बना लेना, ठीक है, DBCAE इसका करेक्ट आंसर है, तो ऐसे नोट्स बना के इसको याद रखना जरूरी है। हाँ, ये 18th क्वेश्चन चलो देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 18th ये वाला, ये अच्छा क्वेश्चन है। फिजिकल का क्या होगा, चलो इसको सॉल्व करें अब हम लोग। 18th का सेकंड इसका आंसर करेक्ट है बी। चलो अब देखते हैं, इसमें ए का साइकोलॉजिकल है, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, ये फैटिक फैक्टर हो सकता है। फिजिक सिमेंटिक का वर्ड नॉट अंडरस्टूड, तो डी का अगर हम लोग देखें फर्स्ट, तो एक तो ये एलिमेंट कर ले जाते हैं हम लोग। और फिर फिजियोलॉजी साइकोलॉजिकल अगर देखें, तो साइकोलॉजिकल क्या क्या हो सकता है, तो अभी तो हम लोग प्रेजुडिस, जो हम लोग मन में पहले से कुछ बना के चलते हैं कि ये गलत है, वो गंदा है, तो वो इसका सेकंड आंसर है। इसको याद रखना, आने वाले एग्जाम में भी ये पूछ सकता है ऐसे सीक्वेंसेस के। तो 19th क्वेश्चन देखते हैं, ये 19th क्वेश्चन है।
planned publicity that spread spontaneously and rapidly by word of mouth. By word of mouth is a verbal advertising. Next, 20वां देख लो. The mental or psychological recasting of a message so that its meaning is in line with the person's belief and attitudes is selective perception. ये सेलेक्टिव परसेप्शन बनाना, वो मैंने बताया था ना आप लोग को, उसको जब पढ़ोगे ना उसमें था कि परसेप्शन कैसे क्रिएट करते हैं किसी के लिए. तो अभी यहाँ पे किसी एक पर्सन अब के बिलीफ और एटीट्यूड के लिए बात कर रहा है, तो वो सेलेक्टिव सेलेक्टिव ठीक है, सेलेक्टिव परसेप्शन की बात की जा रही है. ठीक है, वहाँ पे चलो 20 क्वेश्चन हो गए. अभी मैं यहाँ तक ही रखता हूँ क्योंकि कोई वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ ना यार, उसमें 2 या 3 व्यूज़ जाते हैं तो वो मज़ा भी नहीं आता है कि टाइम मेरा भी प्रीसियस है, अभी एग्जाम ही आने वाला है जीआरएफ का. तो चलो होप करते हैं 20 क्वेश्चन यहाँ तक करते हैं. मैंने सोचा था पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन चलो अभी यहाँ तक रखता हूँ. उसके बाद अगर अच्छा अभी रिस्पॉन्स इस वीडियो पे आया तो मैं फिर ये जो सीरीज में फिर स्टार्ट कर रहा हूँ, एक नया इंसेंटिव बोल सकते हो. मैंने कई बार ऐसे सोचा था, लेकिन वो होता है ना सब्सक्राइबर कम रहते हैं तो वो फील या वो मज़ा नहीं आता है. तो अगर अभी इस पर व्यूज़ अच्छे आते हैं या लाइक आप लोग करना, कमेंट करना, इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं. अगर 5-10 कमेंट आते हैं वीडियोज़ पे, सब्सक्राइबर बढ़ता है, तो मैं फिर इसको पूरा सीरीज जैसे कंटिन्यू रखूँगा. ठीक है, तो आप लोग अपने दोस्तों को अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करना. और तो ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.